महत्वपूर्ण शब्दावलियां क्या क्या है। संविधान से में जो महत्वपूर्ण शब्दावली का जिक्र किया गया है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। शून्यकाल, तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, संसद का सत्र चलता है उसमें सबसे पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। उसके बाद का जो घंटा होता है वो शून्यकाल का होता है। तो यही लिखा गया कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। या 12 बजे प्रारंभ होता है, सीधा सीधी ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि ये कितने बजे प्रारंभ होता है, तो 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद लंच का समय होता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। ये वास्तव में भारत का नवाचार है। दरअसल में 1962 से इस चीज को शून्यकाल का जो चर्चा है वो शुरू किया गया था। इसमें जो गैर सदस्य होते हैं वो बिना किसी से को सूचना दिए ही उससे प्रश्न पूछते हैं। दरअसल में ये होता है शून्यकाल। ये वास्तव में भारत का ही नवाचार है, 1962 से शुरू किया गया था। इस काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही करते हैं। और इसमें अविलंबनीय महत्व वाले विषयों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही करते हैं। अब यहाँ नोट दिया गया कि वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। अब ऐसा हो गया है कि ये 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। सदन का स्थगन, सदन के स्थगन द्वारा सदन के काम काज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि सदन का जो काम कार्य का ये सब चल रहा होता है उसको कुछ समय के लिए विनिर्दिष्ट जितना समय बताया जाता है उसके लिए उसको स्थगित कर, यह कुछ घंटे के लिए 1-2 घंटा 3 घंटा के लिए हो सकता है, कुछ सप्ताह के लिए भी हो सकता है। जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र को ही समाप्त हो जाती है। जैसे मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया या ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, तो वो सत्र अगर समाप्त हो जाए, वो पूरा सत्र ही समाप्त हो गया तो उसको सत्रावसान कहते हैं। और ये सत्रावसान की घोषणा है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि यह कुछ घंटों या सप्ताह के लिए होता है। सदन का स्थगन, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है या कोई धक्का मुक्की वगैरह हो गया तो उसको कुछ घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब है विघटन। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, इसे लोकसभा का अंत हो जाता है। विघटन तो जानते हैं प्रत्येक 5 साल के बाद या मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दे तो लोकसभा का विघटन हो जाता है। और ये राज्यसभा का नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा का ही होता है, क्योंकि निम्न सदन लोकसभा ही है और लोकसभा ही विघटित होता है। अनुपूरक प्रश्न, सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये दरअसल में अनुपूरक प्रश्न था जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है लेकिन उसको और स्पष्ट करने के लिए ये अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि ये कोई आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, तो पटना में रहते हैं, तो उसको तो ये पटना पूरा पता नहीं हुआ कि पटना में भी कहाँ रहते हैं, तो वो फिर आपसे पूछेगा कि पटना में कहाँ रहते हैं। तो दरअसल में फिर आप बताइएगा कि हम बोरिंग रोड में रहते हैं या कहीं और रहते हैं। तो उसी तरीके का जो प्रश्न पूछा जाता है उसी को अनुपूरक, यानी प्रश्न के बाद उसको और अपने संतुष्टि को पूरा करने के लिए
और जानकारी एकत्र करने के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो होता है अनुपूरक प्रश्न, ये अध्यक्ष की अनुमति से ही पूछी जाती है। लगभग 10 दिन पूर्व है जो इस संबंध में सूचना देना होता है। उसके बाद है तारांकिक प्रश्न। तारांकिक प्रश्न होता है वो दरअसल में इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकिक प्रश्न कहते हैं। सीधा सीधी कि जब कोई आपसे मौखिक रूप से कोई पूछा जाता है, दरअसल में ये है जो संसद में गैर सदस्यों के द्वारा या गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से पूछा जाता है। और इसके संबंध में भी 10 दिन पहले ही सूचना देना होता है कि हाँ हम मंत्री जी ये सवाल आपसे हम पूछेंगे, ठीक है, आप तैयार रहिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकिक प्रश्न कहा जाता है। तारांकिक प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है। मेनली ये याद रखना होता है कि तारांकिक प्रश्न का उत्तर होता है वो मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकिक प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें है जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये घटना हुआ तो और क्या हुआ था, इस संबंध में आपसे अनुपूरक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है और इस पे तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। अब है अतारांकिक प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें अतारांकिक प्रश्न कहा जाता है। और जिन प्रश्नों का उत्तर है जो सदस्य लिखित रूप में चाहता है उसे तारांकिक। तो तारांकिक और अतारांकिक में अंतर यही है कि तारांकिक प्रश्न होता है वो मौखिक रूप से पूछा जाता है और ये अतारांकिक प्रश्न है वो लिखित रूप में उसका उत्तर पाया जाता है और प्रश्न भी लिखित रूप में। अतारांकिक प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और ये अतारांकिक जो प्रश्न होता है उसका उत्तर है जो वो सदन में नहीं दिया जाता, यानी कि लिखित रूप से वो पेश करना होता है। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब अतारांकिक प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न आप नहीं पूछते। जब आप किसी को कह दिए कि हम तारांकिक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप उससे फिर लिखित रूप से कैसे प्रश्न पूछिएगा, अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछिएगा जब वो लिखित रूप में जवाब दे रहा है। सवाल जवाब का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं होता है, वो आपको लिख करके दे देगा, बस हो गया। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। इसका स्थगन प्रस्ताव का संबंध दरअसल कोई लोक महत्व का मुद्दा हो गया, इस किसी अविलंबनीय लोक महत्व या कोई घटना घट गया, कहीं बाढ़ आ गया, कोई कुछ ऐसा घटना घट गया जिसके संबंध में चर्चा करना बहुत जरूरी है, अविलंबनीय लोक महत्व, तो उस संबंध में लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। और जो अगर इस प्रस्ताव को है जो स्वीकार कर लिया जाता है तो जो मामला चल रहा होता है उसको रोक दिया जाता है और अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा किया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तो इस यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थगन प्रस्ताव है जो कितने सदस्यों की स्वीकृति के बाद पूछा जाता है, लाया जाता है, तो 50 सदस्यों की स्वीकृति के बाद इसको पेश किया जाएगा। न्यूनतम 50 सदस्य की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अल्प सूचना प्रश्न। जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उसे अल्प सूचना का प्रश्न कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा
घटना हो गया जिसके संबंध में प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। अब अविलंबनीय लोक महत्व का हो, जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, और इसमें 10 दिन से कम की पहले चर्चा 10 दिन से कम ही समय में सूचना दे करके इसको पूछा जाता है। यानी कि कम भी समय है आपके पास, तो आप कहेंगे कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो आपको अल्प सूचना का प्रश्न पूछने दिया जाएगा जो लोक महत्व से संबंधित मुद्दा है उसके, उसको अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। अब संचित निधि क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि, सबसे पहले तो यह याद करना है कि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। अब जो संचित निधि का जो धन होता है वो दरअसल में अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। जब अनुदान का मांग होता है तभी है जो ये संचित निधि से धन निकाला जाता है। यानी जितना भी राजस्व वगैरह से पैसा कलेक्ट होता है सरकार के पास, वही संचित निधि के रूप में रखा हुआ रहता है। और इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो 266 अनुच्छेद। राज्यों को करों और शुल्क में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है संचित निधि। देखिए जैसा कि बताया कि राज्यों को करों या शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बच जाता है उसको संचित निधि में डाल दिया जाता है। यानी कि जो राजस्व वगैरह आता है उसको तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दिया जाता है कि जैसे किसी योजना वगैरह में खर्च किया जाता है वो सब राजस्व, और जो बच जाता है उसको संचित निधि में रख दिया जाता है, निधि में डाल दिया जाता है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं। यहाँ बताया गया है, जैसा कि जानते भी हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी संचित निधि से ही दिया जाता है। और अनुसूची 2 में ये इन्हीं का चर्चा किया गया है, वेतन एवं भत्ते का। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको भी संचित निधि से ही ये वेतन ये सब दिया जाता है। अब है आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। संविधान के अनुच्छेद 267 में, वो है 266 में संचित निधि, और आकस्मिक निधि 267, जस्ट एक बढ़ा करके। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जैसा विधि में कहा गया है उसी प्रकार से विधि जो बनाएगा उसी प्रकार से इसका खर्च होगा, ऐसे ऐसे इधर उधर खर्च नहीं होगा। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जाता, और जब तक संसद की अनुमति नहीं होगा तब तक इस संबंध में जो धन नहीं खर्चा किया जाता, इससे निकाल के धन नहीं खर्चा किया जाता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाला, जैसे कोई घटना घटित हो गया, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गया, कोई विशेष आपदा, कोई आपदा ऐसा आ गया, तो उस स्थिति में आकस्मिक निधि से है जो धन निकाल करके संसद की स्वीकृति के बिना, संसद की स्वीकृति से ही इस धन को निकाला जाता है, और संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जाता था। और विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के इस संबंध में है जो धन निकाल सकते हैं। तो वो गया आकस्मिक, जिससे आकस्मिक रूप से कोई घटना घटित हो जाता है तो उसे धन निकाल के खर्च किया जाता है।
आधे घंटे की चर्चा। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। अब देखिए, कोई प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न के संबंध में उत्तर तत्काल दे दिया गया, तो वैसे अगर कोई प्रश्न है और फिर उसके संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो क्या किया जाता है कि मंडे को और वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन MWF में, यानी कि एक एक दिन बेच करके आधा घंटा का जो समय होता है ना लास्ट में, उसी में है जो आधे घंटे का समय दे करके इस संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे सामान्यतः 5 बजे से 5:30 बजे के बीच की जा सकती है, और राज्यसभा में ये किसी भी दिन हो सकता है, जबकि लोकसभा में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, जबकि राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिस दिन सभापति है जो उपराष्ट्रपति है जो बता दे कि इस दिन इसके संबंध में चर्चा होगा, उसी दिन 5 बजे 5:30 बजे तक इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकिक, अतारांकिक या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो, जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। यहाँ होता है कि आधे घंटे की चर्चा में जैसे कि पहले तारांकिक प्रश्न पूछा जाता है, अतारांकिक प्रश्न पूछा जाता है, अल्प सूचना का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस संबंध में अगर कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कोई तथ्यात्मक विषय, कोई जटिल विषय रह गया, तो उससे स्पष्टीकरण के लिए आधे घंटे की चर्चा की जाती है। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अब प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि आधे घंटे की चर्चा जो है वो कितने दिन पूर्व है जो सूचना देना चाहिए उस संबंध में, आधे घंटे की चर्चा। तो ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अल्पकालिक चर्चाएं। भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 में के बाद हुई। अल्पकालिक जो चर्चाएं हैं इस संबंध में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अल्पकालिक चर्चाएं क्या होता है कि भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 के बाद शुरू हुई, यानी पहले से नहीं था, 1953 से पूर्व नहीं था, ये 1953 के बाद शुरू हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित, इनके स्पष्ट कारण बताना होगा, सदन के महासचिव को सूचना देना होगा, और उसके बाद अल्पकालिक चर्चा होगा। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। विनियोग विधेयक में क्या होता है कि विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। विनियोग विधेयक तब लाया जाता है जब है जो संचित निधि से धन निकालना होता है, तभी ये विनियोग विधेयक लाया जाता है।
और अनुदान की मांग करना होता है, तब है जो विनियोग विधेयक लाया जाता है। और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन निकाला जाता है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जाता है, और इसके बाद ही विनियोग विधेयक के अधीन ही भारत की जो संचित निधि से धन निकाला जाता है। लेखानुदान, जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं। कि क्या होता है कि संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है कि संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। उस स्थिति में लेखा अनुदान के माध्यम से धन की निकासी की जाती है। जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपये की आवश्यकता हो सकती है। विनियोग विधेयक के पारित होने या संचित में उससे पहले ही सरकार को अगर पैसा का जरूरत हो तब है जो लेखा अनुदान के माध्यम से है जो पारित करा करके सरकार है जो अग्रिम राशि की मंजूरी करवा सकती है, जिसके बारे में बजट में विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं। और जरूरी नहीं है कि लेखा अनुदान हुआ है तब उसका चर्चा है जो पैसा निकला है उसको कहाँ खर्च किए कहाँ नहीं खर्च किए, उस संबंध में है जो बजट में चर्चा हो। यानी कि अगर कोई सरकार है जो योजना लाई है और क्या हुआ कि उसके संबंध में अधिक पैसा खर्च हो गया, जितना योजना जब लाती है योजना है तो उसके संबंध में बजट में पैसा दिया जाता है कि इस योजना के लिए इतना पैसा दिया गया, और या कोई ऐसे भी योजना पारित होता है तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। अगर वो पैसा बीच में ही खत्म हो गया या जितना पैसा दिया था उसमें नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में लेखा अनुदान के माध्यम से है जो पैसा निकाला जाता है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 के अंतर्गत किया गया है लेखा अनुदान का। अब है वित्त विधेयक। संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को पारित करता है। संविधान के अनुच्छेद कितना में, तो 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्त प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना की जाती है। जिन वित्त प्रस्तावों को सरकार है जो आगामी वर्ष के सदन में प्रस्तुत करना होता है, उन वित्त प्रस्तावों को है जो मिलाकर वित्त विधेयक की रचना की जाती है। समांतर वित्त विधेयक उन विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। देखिए, मेनली जो वित्त विधेयक होता है वो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। सदन में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, और सदन में जितने भी वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं हो सकते। यानी कि वित्त विधेयक अलग है और धन विधेयक अलग है। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। और ये कौन बताएगी कि ये विधेयक कैसा विधेयक है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसको बताने का अधिकार है जो लोकसभा अध्यक्ष को। सीधा सीधा यही प्रश्न किया जाता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, या धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही इसके संबंध में बताते हैं।
धन विधेयक। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन के संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। जो भी विधेयक होता है जिससे राजस्व एकत्र करना होता है या अन्य प्रकार के धन से संबंधित विधेयक है तो उसी को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के एक के उपखंड क से 6 तक में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है और अनुच्छेद 110 में क से 6 तक में उल्लेखित विषयों को धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता और धन विधेयक के संबंध में सबसे पहले राष्ट्रपति से ही जिक्र किया जा सकता है। इसीलिए है जो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए धन विधेयक को लौटा नहीं सकता। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में देखिए मूल अंतर यही है कि जो धन विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और जबकि वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा से अगर 14 दिन के अंदर पारित नहीं किया जाता है तो वो स्वतः पारित मान लिया जाता है, लेकिन वित्त विधेयक को अगर 14 दिन से अधिक समय भी ये रख सकता है, ये स्वतः पारित नहीं माना जा सकता है। और धन विधेयक पर जो है वो राज्यसभा है जो सिफारिश नहीं कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, जबकि वित्त विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा है जो सिफारिश कर सकती है और संशोधन भी कर सकती है। तो यही मूल अंतर है। और देखिए कि ये है जो वित्त विधेयक वो अनुच्छेद 112 में है, जबकि धन विधेयक अनुच्छेद 110 से 6 तक है। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाए। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पुनः विचार के लिए लौटा भी नहीं सकते हैं और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है सदन में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और वित्त विधेयक जो होता है वो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है वित्त विधेयक, जबकि धन विधेयक हो सकता है वो किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो यही मूल अंतर है इसमें। अनुपूरक अनुदान, यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए अधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई हो और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा और अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। देखिए कोई ऐसा है जो विधेयक आया या कोई ऐसा योजना सरकार के द्वारा घोषित किया गया जिसको चालू वर्ष में उसमें धन है जो आवंटित नहीं किया गया था, उसमें खर्चा करने के लिए अनुपूरक अनुदान के माध्यम से राष्ट्रपति है जो पैसे की व्यवस्था के लिए मांग करती है और इस प्रकार के विधेयक को अनुपूरक अनुदान के मांग से पैसे को प्राप्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा है जो संसद के समक्ष पेश करवाया जाता है।
अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर में अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान में क्या अंतर होता है। तो लेखा अनुदान तब पेश किया जाता है, यानी लेखा अनुदान का मांग तब किया जा सकता है जब सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही होती है, यानी कि सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर रही होती है, और उस स्थिति में सरकार कुछ दिन तक अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान की मांग करती है। जबकि अनुपूरक अनुदान वह होता है जब सरकार है जो कोई वित्तीय वर्ष में या किसी वित्तीय वर्ष में कोई नई योजना शुरू करती है या कोई शुरू की गई योजना में अधिक व्यय हो जाता है, तो उसके लिए जो पैसे की मांग करती है वो अनुपूरक अनुदान होता है। यही लेखा अनुदान और अनुपूरक अनुदान में अंतर होता है। अब है बजट सत्र। वर्तमान में बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होता है। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलता है और दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होती है। बजट सत्र के दौरान कितने बैठकें होती है? 27 बैठकें होती है। ये पहला हिस्सा 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है। इसे बजट सत्र इसीलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचार और पारित किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जिक्र कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, यानी कि अगर एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को है जो इस्तीफा देना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। और सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा में के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास होते ही मंत्रिपरिषद तुरंत पद त्याग कर देता है, और जैसे ही लोकसभा का विश्वास होते ही मंत्रिपरिषद खुद त्याग पत्र दे देता है। कटौती प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग से ही किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। क्या होता है कि सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए, यानी कि जो अनुदान का मांग किया गया, जो पैसा का मांग किया गया है, उसमें से अगर कोई कटौती का मांग कर दिया जाता है विपक्ष के द्वारा तो उसी को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास हो चुकी है, वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। लोकसभा में
लोकसभा में नियम 198 के तहत अब इस प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है, और लोकसभा में नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यह केवल एक वाक्य का प्रस्ताव होता है, जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है: यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। यानी कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कहा जाता है कि यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। यानी कि जब भी विपक्षी दल को लगता है कि जो सत्ता पक्ष है उसका सदन में बहुमत नहीं है, तब वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है, और यही स्थिति होता है जो अविश्वास प्रस्ताव का होता है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 से 198(5) तक मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई। यानी 198 जो नियम है लोकसभा सदन के संचालन के, उसमें 198 से 105 तक यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को अनिवार्य रूप से त्याग पत्र देना होता है। अगर यह प्रस्ताव है जो पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के, और एक बात भी यहाँ समझ लेना है कि लोकसभा के 50 सदस्यों की समर्थन की भी आवश्यकता होती है। ये अधिनियम 198(2) में कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष विश्वास प्रस्ताव की मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। नियम 198(1) के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अध्यक्ष के बुलाने पर सदन से उसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198 के तहत अध्यक्ष चर्चा के लिए अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं, और 198(4) के तहत अंतिम दिन है जो मतदान के लिए निर्णय की घोषणा होती है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज्यादा से भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया जाता है तो सरकार गिर जाती है। अगर 50% से अधिक अगर वोट पड़ गया, एक वोट भी अगर ज्यादा चला गया तो सरकार है जो गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार ऐसे ही 1990 के दशक में गिर गया था। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेवी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेहरू सरकार के खिलाफ लाया था। यानी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया तो 1963 में, और कौन लाया तो जेवी कृपलानी के द्वारा लाया। किसके विरुद्ध लाया गया तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। इसमें प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट पड़े, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978 में यही थे। मोरारजी देसाई के सबसे पहले है जो अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर सरकार गिर गया था, और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव है जो इंदिरा गांधी के विरोध में लाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों ने तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन थे जो तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव। जबकि सबसे इस प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम है तो एक सांसद है माकपा के हैं, उनका नाम है ज्योतिर्मय बसु। ज्योतिर्मय बसु के नाम से सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा ही लाया गया है। मूल प्रस्ताव
मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है। जो मूल प्रस्ताव होता है अपने आप में एक संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव ही एक मूल प्रस्ताव है और ये तो जान ही रहे हैं कि इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है तो यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है वो अविश्वास जो मूल प्रस्ताव होता है। तो मूल प्रस्ताव कितना हो गया? एक तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, तो धन्यवाद प्रस्ताव भी एक तरीके से मूल प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन या उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन या हटाने के लिए। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठ तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठ तथ्य प्रस्तुत किया है, तब है जो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। और ये भी विशेषाधिकार प्रस्ताव एक तरीके से मूल प्रस्ताव ही होता है। तो मूल प्रस्ताव कौन कौन हो गया? तो धन्यवाद प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने या नियुक्त करने के लिए या राज्यसभा के उपसभापति को हटाने या नियुक्त करने के लिए जो प्रस्ताव है मूल प्रस्ताव कहलाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। जब किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श किया जा रहा होता है उसी समय प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। कोई सदस्य है जो किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव, ये कोई प्रस्ताव चल रहा है, किसी चीज पे चर्चा चल रहा है तो उसको हटा करके कोई दूसरे संबंध में जो विधेयक पर विचार किया जाता है तो उसी को प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। और देखिए स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है कि जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में किया जाता है। मूल प्रस्ताव
ऊपर जो जिक्र किया गया है मूल प्रस्ताव, उसके स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, वो होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। संशोधन प्रस्ताव, यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। जो मूल प्रस्ताव ऊपर बताया गया उसमें में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जा सकता, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। वो वैसा प्रस्ताव होता है जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधान मंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रस्थापन करते हैं। अध्यादेश के निहित विधि संसद या विधान मंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती है, यदि संसद अपना विधान मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। अध्यादेश क्या होता है कि जब ये दरअसल में अध्यादेश है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा है जो पेश किया जाता है, जब विधान मंडल या संसद है जो सत्र में नहीं होता है, उस स्थिति में अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद 123 में किया गया है, वहीं राज्यपाल के द्वारा 213 में किया गया अध्यादेश। और ये अध्यादेश अगर जब विधान मंडल या संसद शुरू हो जाता है और उसके 6 सप्ताह तक अगर उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं होता है, उसको पारित नहीं किया जाता है, तो वो खुद ब खुद है जो निरसित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। यानी कि कोई मंत्री या कोई या मंत्री परिषद के विरुद्ध जब रोष प्रकट करना हो, दुख प्रकट करना हो, गुस्सा प्रकट करना हो, खेद प्रकट करना हो, तब उसके विरुद्ध है जो निंदा प्रस्ताव, उसका बुराई करने के लिए, यानी कोई काम गलत कर दिया हो या कोई सड़क वगैरह बना तो खराब बनवा दिया गया, उस स्थिति में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, इसमें निंदा के कारण को बताना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है, यानी कि ये नियमानुसार है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा। धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रत्येक साल है जो बजट सत्र के पहले है जो ये अभिभाषण व्यक्त किया जाता है और उसके बाद उस संबंध में 3 से 4 दिनों तक संसद द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित करवाया जाता है उसके कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा। यहाँ बताया गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3 से 4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव की पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तब उसे स्वीकृत किया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अब है विश्वास प्रस्ताव।
बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि विश्वास प्रस्ताव, जब कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्षी दल वाला, उस स्थिति में सरकार यह दिखाती है कि मेरे पास जो है वो बहुमत प्राप्त है, तभी है जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उनकी समर्थन होने की संदेह की स्थिति में सरकार ये दिखाती है कि मेरे पास समर्थन है, तो उसे विश्वास प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सरकार सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। बैक बेंचर, देखिए संसद में सबसे आगे वाला बेंच पे होता है वो मंत्री और संसद के संसदीय सचिवों और विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित होता है, जबकि पीछे जो लोग होते हैं वो गैर सरकारी सदस्य बैठे हुए होते हैं, उन्हीं बैक बेंचर कहा जाता है। गिलोटीन क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिलोटीन, तो गिलोटीन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। यानी गिलोटीन प्रस्ताव हुआ होता है जब किसी चीज के, किसी विधेयक के संबंध में चर्चा हो रही और उस पे है जो विशेष चर्चा नहीं हुआ है, तो मतदान से पहले जो चर्चा रखा जाता है उसी को गिलोटीन प्रस्ताव कहा जाता है। गिलोटीन क्या होता है, समझ गया हूँ कि गिलोटीन जब कोई विधेयक आया और पूरा चर्चा हो गया लेकिन कोई चीज पे चर्चा नहीं हो पाया, तो मतदान के पूर्व उस संबंध में चर्चा करने के लिए गिलोटीन प्रस्ताव लाया जाता है। वही एक होता है कंगारू प्रस्ताव। तो कंगारू प्रस्ताव में क्या होता है कि जो प्रस्ताव होता है उसके केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही है जो चर्चा की जाती है, बहस की जाती है और फिर मतदान करवा दिया जाता है। वही एक होता है साधारण कटौती। तो साधारण कटौती क्या होता है कि जब किसी विधेयक पर बहुत अधिक चर्चा हो जाता है तो फिर लोग कहते हैं कि ठीक है, इस पर बहुत अधिक चर्चा हो गया, अब इसको मतदान के लिए रखा जाए, तो वो होता है साधारण कटौती। अब यहाँ देख लेते हैं कि कॉकस। कॉकस क्या होता है, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को कॉकस कहते हैं। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्य, जैसे कोई राजनीतिक दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ले लेते हैं, तो उसके जो प्रमुख सदस्य हैं जैसे अमित शाह हो गए, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, ये सब मिलके अगर कोई बैठक करते हैं तो उसी प्रकार के बैठक को कॉकस बैठक कहते हैं या कॉकस कहते हैं। इस प्रमुख सदस्यों को द्वारा तय की गई नीतियों को पूरा दल संचालित होता है और जो भी वो लोग निर्धारित कर देता है वो पूरा दल उसी प्रकार से संचालित होता है। त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद वह स्थिति होता है जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, उस स्थिति को त्रिशंकु संसद की स्थिति कहते हैं। और उस समय है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होते हैं वो अपना स्वविवेक के प्रयोग करके है जो सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। या तो फिर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है राज्यों में, अगर किसी भी दल को है जो बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही। अब है नियम 193। इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह नियम 1953 में बनाया गया। अभी नियम 193 है, इसमें सदस्य आवश्यक है जो अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग करते हैं। इससे सदन की नियमावली
में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसीलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती है। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता, केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पूर्णावलोकन क्या होता है? तो हमारे यहाँ क्या है भारत में कि न्यायपालिका संविधान का अंतिम व्याख्याता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि भारत में है जो संघीय सरकार है और अंतिम जो संविधान का व्याख्याता है वो न्यायपालिका। अगर जो संसद या विधानमंडल कोई कानून बनाती है तो उसके संबंध में है जो न्यायपालिका है जो उसको देखेगी कि अगर वो जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा वो सही है कि नहीं। तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? न्यायिक पूर्णावलोकन। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पूर्णावलोकन के अनुसार राज्य न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वह उसे निरस्त कर सकता है। अगर कोई ऐसा नियम बना दिया जाए सरकार के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा जो संविधान के विपरीत हो, प्रतिकूल हो, तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर देगी या निरस्त करने की शक्ति रख सकती है, उसकी जांच कर सकती है। यही स्थिति को न्यायिक पूर्णावलोकन कहते हैं। अब है गणपूर्ति। गणपूर्ति वह स्थिति होता है कि जब संसद में कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि सदन को संचालित करने के लिए जितना सदस्य की आवश्यकता होती है उतना आवश्यक सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस स्थिति को गणपूर्ति कहा जाता है। और ऐसा होता है अगर गणपूर्ति पूरा नहीं हुआ है तो सदन पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वो जो सदन सत्र संचालित न करे। 1/10 सदस्य होता है वो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। सदन के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, यानी कि सदस्य और अध्यक्ष और 1/10 सदस्य सदन का, वही स्थिति को गणपूर्ति कहते हैं। बैठक शुरू होने से पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है और अध्यक्ष तभी बैठते हैं जब गणपूर्ति हो जाती है। प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक के प्रश्न, यानी कि शून्यकाल से ठीक पहले का जो समय होता है तो वो प्रश्न, यानी संसद सत्र के पहले घंटे में प्रश्न पूछा जाता है इसमें, और वही प्रश्नकाल होता है। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचना का समय मिलता है। इसके 2 भाग हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है, दूसरी ओर इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। तो फिर दबाव समूह क्या होता है? तो एक ऐसा समूह जिसका एक विशेष हित जुड़ा हो आपस में और वो सरकार पे उस कार्य को करने के लिए वो अपने हित की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव बनाती है, उसे ही दबाव समूह है। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान हो दबाव समूह कहे जाते हैं। ऐसे ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विशेष प्रकार के दबाव बनाते हैं। अब है पंगु सत्र यानी लैम डक सेशन। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल को संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में, जैसे लोकसभा का विघटन हो गया,
या तो विधान मंडल है उसका विघटन हो गया, तो उस और नया विधानमंडल बन करके नया विधानमंडल चुन करके विधानमंडलों के सदस्यों को चुन करके आ गए हैं। तो उस बीच में जो सदस्य रहते हैं या सत्र जो होता है उसी को पंगु सत्र या लैम्डक सत्र कहते हैं। और उस समय जो नए विधानसभा में निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं उन्हें लैम्डक सदस्य बोला जाता है। अब सचेतक क्या है, तो हर एक पार्टी का एक सचेतक नियुक्त किया जाता है। वो दरअसल में पार्टी के लोगों को यानी पार्टी के सदस्यों को अनुशासन में रहने के लिए बोलते हैं। अगर आप पार्टी लाइन से जाकर के विरुद्ध कोई है जो विहिप से जाकर के कोई विरुद्ध अगर मतदान करता है तो इसकी सूचना वो है जो अध्यक्ष को देते हैं या पार्टी के हेड को देते हैं, और उनके विरुद्ध है जो दल बदल कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। तो राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान करना विपक्ष निर्देशित करता है कि ये जो सचेतक होता है वो बताता है कि किस पार्टी के किस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना और किस प्रस्ताव के अगेंस्ट में वोट करना।